नारायणपुर नाम के एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम बलाया और कल्पना था। उनका हरीश नाम का एक बहुत ही मासूम और प्यारा सा बच्चा था। पति और पत्नी दोनों अपने बेटे के साथ खूब खेलते थे और उसकी प्यारी बातों को बड़ी खुशी से सुनते थे। वे गांव में मजदूरी करते थे और बड़े मेहनती थे। वे बड़ी खुशी खुशी उसकी देखभाल कर रहे थे। एक दिन अचानक कल्पना बहुत बीमार हो गई और पता चला कि वो और नहीं जी पाएगी। ये सुनकर बलाया बहुत दुखी हो गया। माँ सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में कुछ बना है ना? मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम मुझे क्यों नहीं खिलाती? हाय मेरा प्यारा बच्चा, मैं क्या करूं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे हाथ और पैर अब काम नहीं करते। अरे ऐसे कैसे हो गया? आपके हाथ और पैर काम क्यों नहीं करते और हमेशा बिस्तर पर क्यों लेटी रहती हो? थोड़ा सा खेलो मेरे साथ। घर और बाहर के काम भी अब पापा ही संभालते हैं। मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं? बेटा मैं बस तुम्हें जन्म दे सकी और कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम्हारे पापा है ना? माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हरीश खाने के लिए अपनी माँ को पलंग पर खींचने लगता है, पर कल्पना कुछ नहीं कर पाती। वो बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, क्या अब तुम मुझे ऐसे दिन भी दिखाओगे कि मैं अपने बेटे को खाने के लिए रोता हुआ देखूं? इससे अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना, खाना दे दो माँ, खाना दे दो। हरीश बड़ी देर तक भोजन के लिए रोता रहता है। अचानक उसके शरीर में दर्द उठता है और वो मर जाती है। हरीश के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिला पार्वती वहां आती है और हरीश को उठा लेती है। वो हरीश को चुप कर आती है, लेकिन कल्पना को देखकर सन्न रह जाती है। हे भगवान, लगता है कल्पना मर गई और हरीश भूख के मारे रो रहा है। पार्वती हरीश को अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद अपने ही घर में सुला देती है। शाम को बलाया रोज की तरह जब अपने घर लौटता है तो वो कल्पना को इस तरह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो बार बार कल्पना को वापस जगाने की कोशिश करता है और हरीश को ढूंढने लगता है। हरीश को पार्वती के घर से लाकर फिर वो कल्पना का अंतिम संस्कार कर देता है। अगले दिन सुबह हरीश अपनी माँ को नहीं पाता। पापा, माँ कहाँ है? वो मुझे घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही। बेटा, माँ भगवान के पास चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो यही थी, मैंने तो कहीं जाते नहीं देखा। बुलाओ जल्दी, मुझे इसके साथ ही सोना और खेलना है। हरीश की ऐसी बातें सुनकर बलाया को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने मासूम बेटे को कैसे समझाए। वो भी उदास हो जाता है। हरीश थोड़ी देर बाद अपनी माँ के लिए रोता हुआ सो जाता है और बलाया को लगता है कि वो अकेले नहीं संभाल पाएगा। अगले ही दिन सुबह वो सुभद्रा और उसकी बेटी रानी को हरीश की देखभाल के लिए ले आता है। पापा, ये कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, तुम कल माँ के लिए कह रहे थे ना, आज से यही तुम्हारी माँ है, ठीक है? ये सब सुनने के बाद तुरंत ही उसकी नई पत्नी सुभद्रा हरीश को गोद में लेकर उसे बड़े प्यार से गले से लगाती है। सुभद्रा हरीश को दूसरे कमरे में ले जाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। सुभद्रा की बेटी रानी को यह अच्छा नहीं लगता। उसे धीरे धीरे हरीश से नफरत होने लगती है। वाह, मैं अपनी माँ की लाडली थी, मुझसे ज्यादा खास मेरी माँ के लिए इस दुनिया में और कोई नहीं था। फिर एक शाम रोज की तरह रानी और हरीश दोनों खेलते हुए एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते हैं। हरीश रानी से तेज दौड़ता है और हार की वजह से गुस्से में आकर हरीश को वो एक पत्थर मार देती है। हरीश दर्द से रोने लगता है, लेकिन अचानक रानी भी रोने लगती है और सुभद्रा के पास भागकर पहुंच जाती है। अरे ये क्या हो गया? क्यों रो रही है? माँ, हरीश ने मुझे बहुत जोर से मारा। पर क्यों मारा तुझे? बुलाओ उसे। हरीश कहाँ है? इसी बीच हरीश भी वहां आ जाता है। वो उसे डांटते हुए कहती है, मेरी बेटी को मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? मैं तो दौड़ में जीत गया था, उसने मुझे मारा। फिर वो अपनी माँ को अपनी चोट दिखाता है जो उसके पैर पर लगी थी, लेकिन सुभद्रा को उस पर भरोसा नहीं होता। तुम कितने घमंडी हो, एक दौड़ ही तो थी, उसमें लड़ाई करने की क्या बात थी? क्यों मारा? झूठ बोल रहे हो ऊपर से, बदतमीज, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं समझ गई हूँ, दिन भर बस खाने और काम न करने के कारण ऐसे हो गए हो, कोई तमीज ही नहीं, हद हो गई। सुभद्रा चारों ओर देखती है और उसे कुएं के पास बहुत सारे मैले कपड़े दिखते हैं।
वो हरीश को वहां खींच कर ले जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है, मेरे सामने बदतमीजी करते हो, चुपचाप इन सभी कपड़ों को अच्छी तरह धोकर लाओ। एक भी कपड़ा फट गया और अच्छी तरह से ना धुला तो खाने को कुछ नहीं दूंगी। चुपचाप अपना काम करो। ऐसे गुस्से में बोलकर सुभद्रा घर के अंदर चली गई। हरीश की हालत देखकर रानी हंस पड़ती है। बेचारा हरीश रो रो कर कपड़े ठीक से धोने की कोशिश करता है। अरे नालायक, थोड़ा ढंग से धो, वरना याद रखना खाना नहीं मिलेगा। मैं ही पागल थी जो प्यार से बात करती रही, तुम इस लायक हो नहीं। हरीश ने बिना कुछ बोले कपड़े धोकर सुखाए, लेकिन रानी धुले हुए कपड़ों पर मिट्टी डाल देती है और अपनी माँ को उसे दिखाने के लिए लाती है। कपड़ों पर कीचड़ देखकर सुभद्रा को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हरीश के कमरे में जाती है। वो सो रहा था। सुभद्रा उसे ठोकर मारकर जगाती है। माँ, मेरे हाथों में कपड़े धोने की वजह से दर्द हो रहा है, इसीलिए सोने लगा। अच्छा, फिर से झूठ। कपड़ों पर अभी भी कीचड़ लगा है, इसीलिए उन्हें फिर से धो, और मुझे बर्तन भी धुलवाने हैं। उसके बाद फर्श पर झाड़ू भी लगाना, समझा? मुझे इस बारे में किसी काम में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, वरना बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा। सुभद्रा इस तरह चिल्लाकर सो जाती है। हरीश तब सभी बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से धोता है, लेकिन रानी उसे परेशान करने का फैसला करती है और सारे बर्तनों पर गंदा पानी डाल देती है। हरीश को गुस्सा आता है, लेकिन चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी और उसे मार पड़ेगी। इसके बाद हरीश जैसे ही फर्श की सफाई करने लगता है, रानी पानी का एक बर्तन लाकर फर्श पर डाल देती है। सुभद्रा सोकर उठती है और कहती है, देखो, अब तुम्हारे पिता काम से लौटेंगे, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दो। हरीश चुपचाप लकड़ी के लट्ठों से आग की तैयारी करता है और फिर एक बर्तन में पानी भरने के लिए कुएं के पास जाता है। वो उस भारी बर्तन को आग के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसलकर उसके हाथ से गिर जाता है। सुभद्रा बर्तन की आवाज पर भागकर बाहर आती है और गुस्से में आग से जलती हुई लकड़ी को उठा लेती है। वो हरीश को आग से जलाने की कोशिश करती है। इसी बीच, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? सुभद्रा लट्ठे को गिरा देती है और बिना कुछ बोले चुपचाप घर में चली जाती है। बलाया हरीश को अपनी बाहों में उठाता है तो हरीश जोर जोर से रोने लगता है। पापा, मुझे माँ नहीं चाहिए। माँ और बहन दोनों मुझे हर समय गुस्सा करती है और घर का सारा काम करवाती है। मुझे अभी मारना भी चाह रही थी, जला रही थी मुझे। हाय मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, सुभद्रा की अचानक नींद टूट जाती है। वो पानी पीने के लिए रसोई में आती है। वो अचानक देखती है कि घड़े का ढक्कन हवा में उड़ने लगा। सुभद्रा बहुत डर जाती है। डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तभी वो देखती है कि कल्पना की प्रेतात्मा हवा में उड़ रही है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे? तुमने और तुम्हारी बेटी ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे प्यारे से बच्चे को इतनी बुरी तरह से रखोगी? भूत की बात सुनकर डरी हुई सुभद्रा उससे माफी की भीख मांगती है। मैं गलत थी, मैं गुस्से में पागल हो गई थी, मेरी गलती है। मुझे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो, माफ कर दो। इसे अपने दिमाग में रखो, अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो अगले ही पल तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं। अब हर पल अपने बच्चे के साथ रहूंगी, याद रखना, और तुम पर भी नजर रखूंगी, समझी? सुभद्रा माफी मांगती रहती है और इस तरह वहां से प्रेतात्मा गायब हो जाती है। वो पानी भी नहीं पीती, तुरंत सोने चली जाती है, लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आती। अगले दिन से माँ और बेटी दोनों हरीश के साथ प्यार से पेश आने लगती हैं। एक गांव में मोहन और वासुकी नाम के एक पति पत्नी रहते थे। उन्होंने अपनी खुशहाल शादी से मेघना और रक्षिता नाम की 2 प्यारी बेटियों को जन्म दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण मोहन और वासुकी दोनों को पर्याप्त पैसे अर्जित करने के लिए नौकरी पर जाना पड़ता था। उन्हें जो आमदनी होती थी उससे वे अपनी बेटियों की अच्छे से देखभाल करते थे। बड़ी बेटी मेघना ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया हुआ था। छोटी बेटी रक्षिता बहुत ही नटखट और बातूनी लड़की थी। वो हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहती थी।
उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खुराफात काम करती थी, लेकिन उससे सामने वाले को होने वाली परेशानी वो नहीं समझ पाती थी। एक दिन, माँ तुम कहाँ हो? मुझे पार्लर के लिए देर हो रही है, नाश्ता दे दो। इतना कहकर वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मेघना की बात सुनकर वासुकी ने कहा, सब कुछ खाने की मेज पर रखा हुआ है तो खुद क्यों नहीं परोस लेती? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते को अपनी गर्दन से थोड़ी बांधा है कि जब मांगो हाजिर कर दूं। मुझे बार बार बुलाओगी तो अपना काम कैसे करूंगी मैं? मेघना को जब भी गुस्सा आता है तो वो उम्मीद करती है कि दूसरे उसे चुपचाप सह ले, लेकिन अगर कोई उससे नाराज हो जाता है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसीलिए जब उसकी माँ ने इतने कड़े शब्दों में बात की तो उसे ये पसंद नहीं आया और उसने डाइनिंग रूम छोड़ने का फैसला किया। वो अपना हैंडबैग लेकर घर से निकलने वाली थी। वासुकी ने अपनी बेटी को देखा जो गुस्से में अपना हैंडबैग लेकर घर से जा रही थी। तुम नाश्ते पर अपना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? खा कर जाओ। चलो बैठो। मैं जाना चाहती हूँ। आप और आपकी पसंदीदा बेटी एक साथ नाश्ते का आनंद ले सकती हैं। इतना कहकर वो घर वाली गली के आखिर में अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। उसने सब कुछ सेट किया और क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था वो अपनी दोस्त से बात करने लगी। दूसरी तरफ रक्षिता घर में बहुत बोर हो रही थी। सोचने लगी, दीदी के पार्लर में कस्टमर्स होंगे, वहां जाकर कुछ दोस्त बनाऊंगी और चिट चैट करूंगी, मजा आएगा। रक्षिता तुरंत पार्लर पहुंच जाती है। मेघना पार्लर के बाहर अभी भी अपने फोन पर थी। तभी वहां एक कस्टमर आ गई। मेघना फोन पर बिजी थी और उसने उसे नोटिस नहीं किया। हेलो मैडम, मुझे बताइए क्या करवाना है? मैं अपनी आईब्रो थ्रेड करवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर हम यहाँ हैं किस लिए? वो लड़की फिर पार्लर की कुर्सी पर बैठ गई। मेघना अभी भी फोन पर बिजी थी। रक्षिता के कई बार बुलाने पर भी वो काम पर नहीं लौटी। इतनी देर क्यों हो रही है? प्लीज जल्दी से कर दो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ग्राहक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, रक्षिता ने उसकी आंखों पर खीरे के टुकड़े रखे। फिर उसने एक ट्रिमर चुना और भौं को शेव करने लगी। मशीन की आवाज सुनकर ग्राहक ने अपनी आंखें खोली। वो एक भौं को पूरी तरह से मुड़ा हुआ पाती है और दूसरे को अभी तक कुछ नहीं किया होता है। वो घबराकर कहती है, ये क्या, आप भौं बनाना जानती हैं या नहीं? ग्राहक की आवाज सुनकर रक्षिता घबरा गई और पार्लर से तुरंत भाग गई। लड़की के चिल्लाने पर मेघना जो फोन पर थी अचानक सुनती है और दौड़कर अंदर आती है। हाँ प्लीज बताइए क्या हुआ, आपको कौन सी सर्विस चाहिए? मैं यहाँ अपनी भौं ठीक करवाने आई थी। कौन है वो लड़की जिसने मेरी एक भौं मूंद दी और भाग गई? क्या आप उसे जानती हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने सोचा कि वो भी एक कस्टमर है और उसे अंदर बैठने के लिए कह दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? कितनी अजीब लग रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं मैडम, मुझे आपकी दूसरी भौं को भी शेव करने दीजिए, फिर मैं आर्टिफिशियल आईब्रोज लगा दूंगी। कस्टमर जब इस बात के लिए राजी हो जाती है तो मेघना उसकी दूसरी आईब्रो भी शेव करके उनकी जगह आर्टिफिशियल आईब्रोज लगा देती है। वो अपने काम के लिए पैसे लेती है और वो कस्टमर चली जाती है। मेघना जिसे रक्षिता पर गुस्सा आता है वो तुरंत घर जाती है। सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसे नहीं किया। मैंने आपको कई बार बुलाया भी था लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया और फोन पर बहुत बिजी थी। वो लड़की जल्दी में थी और उसने मुझे तुरंत काम करने के लिए कहा। मैंने केवल ये सोचकर किया कि उसे परेशान नहीं हो, बस इतना ही दीदी, मुझे प्लीज मत डांटना। रक्षिता मेघना से माफी मांगती है तो उसका गुस्सा पिघल जाता है, लेकिन वो रक्षिता को चेतावनी देते हुए कहती है, तुम जरा भी नहीं समझती हो कि तुमने क्या कर डाला। कभी कभी कस्टमर आपने से बाहर होकर हमारे खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा देता है और मारपीट चिल्लाना शुरू कर देता है। वो तो ठीक ही रहेंगे लेकिन हमें मुश्किलों का सामना करना होगा। ये आखिरी गलती होनी चाहिए। दोनों लड़कियां फिर से आपस में ठीक से बात करने लगी। एक दिन दोनों लड़कियां ब्यूटी पार्लर में थी। एक ग्राहक फेशियल के लिए आती है। मेघना उसे फेशियल देती है और उसकी आंखों पर खीरे के स्लाइस रखती है। रक्षिता नटखट होकर जल्दी से खीरे के एक टुकड़े को अपने मुंह में डाल लेती है। मेघना अपनी बहन को आंखों से ऐसा ना करने के लिए इशारा करती है। बाद में एक और ग्राहक वहां बाल कटवाने के लिए आती है।
उस समय मेघना का फोन आ जाता है और वो पार्लर से फोन अटेंड करने के लिए निकल जाती है। रक्षिता ग्राहक के पास आती है। प्लीज बताइए कि आपको क्या करवाना है? मुझे बाल कटवाने हैं। मैं इसे कैसे काटूं? आप क्या पूछ रही हैं? इसका क्या मतलब है कि कैसे काटूं? मेरा मतलब था कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए? मुझे लेयर कट चाहिए, लेकिन मेरे बालों की लंबाई बहुत कम मत कर देना। बिल्कुल, प्लीज बैठिए। ग्राहक को पार्लर की कुर्सी पर बिठाने के बाद रक्षिता ग्राहक के सारे बाल काट देती है। वो गंजी हो जाती है। बाल कटवाने के बाद ग्राहक खुद को आईने में देखने की कोशिश में जोर से चिल्ला पड़ती है और पार्लर से भाग जाती है। जो ग्राहक वहां फेशियल करवाने आई थी वो उसके ठीक बगल में बैठी थी। आज दूल्हे का परिवार मुझे देखने हमारे घर आ रहा है। मुझे बहुत सुंदर दिखाई देना चाहिए। आप थोड़ी सुंदर दिखना चाहती हैं या बहुत सुंदर? आपकी सुंदरता तो उस दूल्हे को मार डालेगी। अगर वो देखकर मर जाएगा तो इस मेकअप का क्या फायदा होगा बताओ? उन्हें मेरी सुंदरता पर फ्लैट होकर मुझसे शादी के लिए हाँ कहना चाहिए, मर नहीं जाना चाहिए। बेशक ऐसे ही होगा। अच्छा, आप जाइए और अपने हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ? ग्राहक अपना चेहरा धोती और आकर कुर्सी पर बैठ जाती। मेरे मेकअप करने के बाद आप पहले खुद पर फ्लैट होंगी, बाद में लड़का आपको देखकर फ्लैट होगा। तुम एक शरारती लड़की हो। रक्षिता लड़की के चेहरे पर मेकअप करती है। वो उस लड़की के चेहरे पर पहले ढेर सारा पाउडर लगाती है और फिर लिपस्टिक को ग्राहक के ओठों पर और उसके आसपास दबा देती है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है, घबराकर बेहोश हो जाती है। इस बीच मेघना वहां आती है और रक्षिता द्वारा की गई शरारत को देखकर उसे डांटती है और उसे पार्लर से बाहर निकाल देती है। फिर वो खराब मेकअप को हटाकर उस लड़की को एक अच्छा लुक देती है। मेकअप खत्म करने के बाद मेघना उस लड़की को जगाने के लिए उस पर पानी छिड़कती है। ग्राहक को होश आता है। क्या हुआ मुझे? मैं गिर क्यों गई थी? प्लीज आप एक बार उठिए और पहले खुद को आईने में देखिए। नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं देखना चाहती। मेघना ग्राहक को खुद को देखने के लिए अनुरोध करती है और उसके हाथ में एक आईना पकड़ाती है। वो लड़की खुद को बहुत खूबसूरत पाती है। फिर वो मेघना को पैसे देती है और खुशी खुशी पार्लर से चली जाती है।